मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, रुकावटें हैं बहुत रास्ते में, रुकावटें हैं बहुत रास्ते में, लेकिन अभी ठहरा नहीं हूँ मैं। स्वागत है बच्चों आप सभी का CL करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक नया यूनिट, जो कि क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार, इनऑर्गेनिक का मतलब बिल्कुल बेस कह लो आप इसे। आने वाले टाइम में जो भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, है ना, 11th में आपके, देन कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे 12th में, तो वो सब रिलेटेड इसी से हैं, किससे, केमिकल बॉन्डिंग से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में? आज हम जिन चीज़ों के साथ डील करेंगे वो है आपका ऑक्टेट रूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस एंड देन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद फिर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQ भी हम कर लेंगे। ठीक है, वो ज़रूरी है ना, आइडिया होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तैयार हो जाओ यार पेन कॉपी लेके। और यही होप करता हूँ कि पीरियोडिसिटी तक आपने पूरा देखा होगा, और देखा होगा तो बातें समझ आई होंगी। अच्छा सर, आप कह तो रहे हो केमिकल बॉन्डिंग, तो ये बॉन्ड होता क्या है ना? केमिकल बॉन्डिंग आप जो कह रहे हो, तो उसमें ये बॉन्ड किसे कह रहे हो आप? तो यार बॉन्ड हम किसे कह रहे हैं बता दें आपको। बॉन्ड सिंपली क्या है, आपका आपके दोस्तों के साथ बॉन्ड है ना, आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बॉन्ड है ना। तो ये बॉन्ड है क्या, बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड सिंपली होता है एक फोर्स दो चीज़ों को क्या है, बाइंड करके रखता है। मैं ये नहीं कहूँगा अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट एक फोर्स है जो कि दो स्पीसीज़ को, दो पार्टिकल्स को, दो बॉडीज़ को जो है वो बाइंड करके रखता है। जैसे आपका और आपके पेरेंट्स का बॉन्ड है ना, तो पेरेंट्स और चाइल्ड वाला बॉन्ड हो गया, दोस्त का फ्रेंड वाला बॉन्ड हो गया। तो उसी तरीके से एटम्स भी जो हैं बच्चों, वो आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैं आपको बॉन्ड की डेफिनेशन दूं कि बॉन्ड का होता क्या है डेफिनेशन, तो देखो आप, बॉन्ड है क्या? इट इज़ अ फोर्स विच बाइंड्स टू स्पीसीज, लिख दे रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी बेटा, ठीक है, टुगेदर। तो बॉन्ड समझ आया आपको क्या है? एक फोर्स जो कि दो स्पीसीज को बाइंड करके रखता है। बताओ राइटिंग को क्या हो गया सर? ऐसी तो है सर, कौन सी आपकी राइटिंग पहले बढ़िया थी, है ना? हाँ चलो, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। और दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, पता नहीं आगे हेडिंग होगी भी, ठीक है। जो बॉन्ड हैं आपके पास, वो दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। एक तो रिलेटिवली होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना, और एक होते हैं वीक बॉन्ड। कैसे, क्या? एनर्जी के बेसिस पे, इनको कितनी एनर्जी चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए। अगर ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और कम एनर्जी लगेगी तो वीक बॉन्ड। कौन कौन से होते हैं सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे आयनिक बॉन्ड, तो ये आता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो वो भी किस में आता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। और कोई भी है क्या सर? हाँ यार, और भी है। और आप पढ़ोगे यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड, हालांकि पढ़ भी चुके हो। कहाँ पे पढ़ा था मेटेलिक बॉन्ड? कहाँ पे पढ़ा था? जब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। और अगर एक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो वो क्या है, तो वो होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये चारों क्या है, ये चार आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सर वीक क्या होते हैं? वीक यार आप पढ़ोगे वेंडर वॉल फोर्सेस, है ना, वीक में आप पढ़ोगे वेंडर वॉल फोर्सेस। और इसी में आप एक स्पेशल केस पढ़ते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो ये भी हम कहाँ कंसीडर करेंगे, वीक में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कह लो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह लो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर आप इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड हम ऐसे नहीं बता सकते ना, किसी के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो मैं फोर्सेस को बोल देता हूँ। बताओ, इतनी बात क्लियर है? कर लो नोट, फिर देन आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लेना पॉज करके, देखो आगे देखना अब क्या कहानी है।
क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड मैंने कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अब भाई बॉन्ड बनता क्यों है ना, बॉन्ड बनता ही क्यों है, बताओ सर, व्हाट इज़ द नीड, है ना, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो बॉन्ड बना रहे हो आप। तो हेडिंग अगर दिख नहीं रही हो तो मैं बता रहा हूँ क्या है, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखा है बच्चों हेडिंग में, ठीक है। वैसे तो दिख ही रहा होगा, चलो लग रहा है स्क्रीन पर देख के कि नहीं दिख रहा है इसलिए बता रहा हूँ। तो क्यों बनता है सर बॉन्ड, आपने बताया बॉन्ड सिंपली एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है या एक फोर्स है जो कि दो स्पीसीज़ को बाइंड करके रखता है। तो भाई बॉन्ड बनता ही क्यों है सर, बॉन्ड बनता क्यों है, थोड़ा सा आप एटम के स्ट्रक्चर की तरफ जाओ, थोड़ा सा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखो और आपको मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि एटम जो है सर इस तरीके से सर्कुलर होता है और बीच में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना, बीच में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सिमिलरली ऐसे ही एक क्या है, दूसरा एटम है सर, स्फेरिकल है, ठीक, और उसमें क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ घूम रहे थे इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ घूम रहे थे इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है सर। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है कि जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसके न्यूक्लियर चार्ज के बीच में कैसा फोर्स होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा। न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा फोर्स होगा, एट्रैक्टिव फोर्स। एग्री करते हो ना इस बात से, हाँ सर, ये तो बेसिक मतलब चार्जेस का लॉ है कि अपोजिट चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही बात तो आप बता रहे हो कि जो न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा। साथ ही साथ जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, उसे मत भूल जाना सर आप, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ना दोनों, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो आपने न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का तो एट्रैक्टिव फोर्स बता दिया और क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स। और साथ ही साथ बेटा जो यहाँ से Z इफेक्टिव चल रहा होगा और जो यहाँ से Z इफेक्टिव चल रहा होगा उनके बीच में भी क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो दो तरीके के फोर्सेस एक्ट करते हैं जब दो एटम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो पहला फोर्स क्या है, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच एट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन फोर्स और साथ ही साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स। बताओ इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब होगा क्या, जब दोनों एक दूसरे को दूर से आ रहे, मान लो इन्फिनिटी से, ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखना बच्चों, जब भी, है ना, दो बॉडीज़ के बीच डिस्टेंस कम होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम। यार आप पढ़ते थे ना फिजिक्स वगैरह में फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, क्या पढ़ते थे आप, पढ़ते थे सर mgh। तो h को यहाँ हाइट की जगह डिस्टेंस ले लो आप, है ना, h को एज अ हाइट नहीं, क्या ले लो, डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम, ठीक है। मैं अपना मतलब एक पॉइंट लेके समझा रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होता है वो तो एटम ही जाने भाई, है ना, बट हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की हेल्प ले रहे हैं जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर mgh। तो h को आप यहाँ डिस्टेंस मान लो दो एटम्स के बीच, है ना, g अपना वही ग्रेविटेशनल फोर्स, m मास, तो और P क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो साफ साफ दिख रहा है सर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम होगा, वो कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो एट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो बढ़ेंगे सर, पास आ रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बात ध्यान देना आप, देखो, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तब क्या होता है, देन एट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं बेटा, देन तभी तो पास आ रहे हैं वो, है ना, देन एट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेटिंग
देन रिपल्सिव वन, रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या हो जाती हैं, एट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है फिर डिक्रीज हो जाती है। वहीं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं एट्रैक्टिव फोर्स को ना शॉर्ट में लिखता, एट्रैक्टिव फोर्स बराबर हो जाए किसके, रिपल्सिव फोर्स के, तो उस टाइम हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। जिस टाइम पे क्या हो, ले ली थी मैंने कॉफ़ी, ले ली थी, है ना। क्या बोला मैंने बच्चों, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके एट्रैक्टिव फोर्स बराबर हो जाएंगे रिपल्सिव फोर्स पे, और हम कहेंगे है ना, वी कैन से दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो बन चुका है। आ रही है बात समझ में कि नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होनी है इस पॉइंट तक हो जाएगी। आफ्टर दैट रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाएंगी बेटा, है ना। उसके बाद क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा एट्रैक्टिव फोर्सेस से, और फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बात आपने नोटिस करी कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, कम, और एक पॉइंट आया कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी मिनिमम हो सकती थी वो हो गई, और उसी पॉइंट पे आपने बोला कि बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया है। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म तब होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है? हाँ यार, वही तो वो समझा रहे हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्यों है, ताकि वो अपनी मिनिमम एनर्जी को क्या कर लें, एक्वायर कर लें। तो इसी चीज़ को मैं ग्राफिकली समझाऊंगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी कहते हैं, या लेनर्ड जोन पोटेंशियल कर्व से नाम से भी जिसको जाना जाता है। जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, बट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है यार, इसी बार दिखाऊंगा मैं भी आपको, है ना। और पढ़ाते इसको हम हर बार है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चलो इतना नोट करो आप। देन मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व समझाता हूँ, फिर आप जाके एनसीईआरटी से उसको रीड करना, आप रिलेट कर पाओगे इजीली। बीबीटी में दिया है वो कर्व आपको, हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं क्योंकि यहीं पे इसकी ज़रूरत है। समझा यहाँ दिया, अब बनाओ बीबीटी में जाके, तो क्या मतलब उसका, नोट करो जल्दी से। ये सारे पॉइंट मैं उस ग्राफ में समझाऊंगा फिर आपको, ठीक है। कर लिया होगा नोट, आ जाओ। अब देखो सर, ग्राफ बताने वाले थे सर आप, हाँ जी ग्राफ बता रहे हैं हम। देखो आप इधर प्लॉट कर रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी, और इधर प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस। आ रही बात समझ में कि नहीं? हाँ सर आ तो रही है, ठीक है। जब दो एटम्स इन्फिनिटी पे थे, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, डिस्टेंस क्या था, इनफाइनाइट। मैं ज़ीरो नहीं कह रहा हूँ इसलिए यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस क्या था, इनफाइनाइट था। तो वहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, और जैसे ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी, कम होने लगी। और एक पॉइंट आया जब एट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स बराबर हो गए, उससे ज़्यादा क्लोज लाए हम एटम्स को, तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगे, और जो है क्या, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ये ग्राफ ऐसा क्यों आया समझ आ रहा है? जब दो एटम्स कहाँ थे, दूर दूर थे बेटा, है ना। इसमें मार्क भी कर देता हूँ मैं, देख लेना आप। देखो इधर, जब सर ये वो पॉइंट है, ठीक है, क्या हो गया इसको, ये वो पॉइंट है जिस समय, कलर दिख रहा है क्या, देखो ये ले लो वरना, ये वो पॉइंट है बेटा जहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे अभी ये है ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, और इस पॉइंट पे आपकी जो है वो एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है किससे, रिपल्सिव फोर्स से। AF स्टैंड्स फॉर एट्रैक्टिव यहाँ पे, और RF का मतलब क्या है, रिटेंशन फैक्टर नहीं है, RF का मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है। इस पॉइंट पे आते आते एट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बराबर हो गई किसके, रिपल्सिव फोर्सेस के। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। और फिर और आगे चले ना सर आप, तो इस पॉइंट पे आते आते जो है
वो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगी किसके कंपैरिजन में, एट्रैक्टिव फोर्सेस में। जिस पॉइंट पे ये हुआ वहीं पे तो आपने कहा बॉन्ड फॉर्म हो गया है, तो जितनी ये एनर्जी है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, है ना। इसी एनर्जी को बच्चों क्या बोला जाता है, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। मतलब दो एटम जब कंबाइन करेंगे तो देखो ये एनर्जी कहाँ है, ये एनर्जी नेगेटिव में है, तो वो जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे, तब जाके क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। और कितने डिस्टेंस तक उनको क्लोज आना पड़ेगा, तो ये रहा ना वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा आपका बॉन्ड लेंथ। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जितना क्लोज आने पे दो एटम क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो लेनर्ड जोन पोटेंशियल कर्व समझ आ गया आपको, जितना ज़्यादा डिप होगा कर्व में उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, मतलब उतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हायर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वाइल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये भी पता लग गया सर हमें कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी मतलब रिलीज होगी एनर्जी, हाइयर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। इसी को आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हो। अब जब बॉन्ड बन गया तो इतनी ही एनर्जी आपको देनी भी पड़ेगी, क्या करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए। तो BD स्टैंड्स फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बताओ इतनी बात आ रही है कुछ बुद्धि में, ठीक है सर आ रही है। तो पहला कॉज समझ आया, हम पढ़ रहे थे बॉन्ड बनता क्यों है, तो सर पहला कॉज है कि एटम्स चाहते हैं उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, देख लो हो गई, उसी पॉइंट पे उनने क्या बना दिया, बॉन्ड। तो इसी पॉइंट पे आके क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। उससे ज़्यादा पास लाए हुए तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है सर, नोट कर लो बच्चों इसको। फिर दूसरा पॉइंट समझाता हूँ मैं, है ना, इनर्टनेस वाला, नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाला। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। आपने देखा होगा बच्चों कि जो नोबल गैसेस होती हैं, अगर मैं जेनॉन को छोड़ दूं तो वो स्पेशल केसेस में कुछ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्या है, कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जो कि जेनॉन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। बाकी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के संग तो वो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, राजा महाराजाओं की तरह एकदम, है ना, साणापत्ती में रहते हैं, जिसीलिए उनको क्या कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है, या इनर्ट गैस भी कहते हो। तो बाकी लोग भी यही सोचते हैं यार कि ये रिएक्ट नहीं कर रहा है किसी से, मतलब ये क्या है, स्टेबल। अगर ये अनस्टेबल होता तो ज़रूर किसी ना किसी से संपर्क करता, बॉन्ड बनाता, बट ये नहीं बना रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसकी तरह हो जाऊं और मेरे को भी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम्पल ले सकते हो आप अपने डेली लाइफ का। अभी आप बैचलर हो, अनमैरिड हो, है ना, इधर उधर निकल लिए घूमने के लिए, घर वालों ने कहा भाई लड़का बहुत बिगड़ रहा है, इसकी शादी करवा देते हैं। तो सर शादी से होगा क्या, सबसे पहले तो एक बॉन्ड बन जाएगा आपका, है ना, आपकी बेटर आपके साथ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी मतलब, तो आपको क्या है, बता के जाना पड़ेगा। अब यार हर बार में पूछताछ होगी, हाँ जी किधर जा रहे हो, हर बार बताना पड़ेगा। अब आप पे रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं, आपका बॉन्ड बन चुका है, अब आपकी जो है आवारागर्दी क्या हो जाएगी, कम। तो फिर बॉन्ड बनने से हो क्या रहा है, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आ जा रही है, आप इधर उधर घूमने जा ही नहीं रहो फालतू, है ना, बैठो हो घर पे बस, बोले ठीक है। तो वही वाली बात है। तो ये भी यही चाह रहे थे कि ये क्या हो जाए, नोबल गैस की तरह, जिन्हें किसी से बातचीत करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप सोच रहे होगे सर आपके पास इतना एक्सपीरियंस, भाई हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, बैचलर है ना, सुना रहे हैं किस्सा ये, देखो। तो टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता क्या है सर, होता ये है कि नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ। नोबल गैसेस यूजुअली डू नॉट
form bonds with other elements। ऐसा होता है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं सर? इट इज़ बिकॉज दे हैव 8 electrons in their valence shell, that is, है ना, जो कि क्या होगा आपका, that is S, सॉरी बेटा, है ना, that is S and P सब शेल, जो कि क्या है बच्चों, S और P सब शेल है। ठीक है, तो S के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और P के कितने हो गए? 6। S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2, और P में कितने आ सकते हैं? 6। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया सर 8 इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। ठीक है, जस्ट लाइक नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की तरह अदर स्पीसीज wants to have similar इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनकी तरह और लोग भी चाहते हैं कि भाई उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए किसकी तरह? नोबल गैस की तरह। ठीक है, सो दे एक्वायर नोबल गैस कन्फिगरेशन, इसलिए ये नोबल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस क्या होते हैं सर? थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। कम क्या मतलब, होते ही नहीं है, जेनॉन को छोड़ दो आप तो उस बात को यहाँ लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेना आप। ठीक है, नोट करके यहाँ पे लिख लेना कि नोबल गैसेस में, है ना, स्पेशली कौन? जेनॉन फॉर्म्स बॉन्ड विद, हालांकि इसको पढ़ेंगे भी हम, विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। किसके साथ? फ्लोरीन के संग और ऑक्सीजन के संग। बताओ, इतनी बात क्लियर है? नोट कर लो। तो पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न था सर कि वो चाहते हैं कि उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, और दूसरा रीज़न है कि उनको क्या मिल जाए? नोबल गैस कन्फिगरेशन। अब इसी अप्रोच को आगे बढ़ाया कॉसिल और लुइस, 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक रूल ही निकाल दिया, ऑक्टेट रूल, है ना। इन्होंने कहा यार बात तो सही है, हर एलिमेंट चाह तो यही रहा है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों ना उसको एक रूल ही बना दिया जाए। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग टू कॉसल एंड लुइस, कॉसिल और लुइस के हिसाब से एवरी एलिमेंट जो है आपका, है ना, वो चाहता क्या है? एवरी एलिमेंट wants to have 8 electron in their valence shell। ठीक है, एक्सक्लूड कर देना हाइड्रोजन को, क्योंकि, है ना, इट कैन अकोमोडेट, रीज़न आपको पता है, क्योंकि 1, है ना, फर्स्ट पीरियड में तो 1s ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ कितना? मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को उन्होंने रूल के नाम से निकाल दिया एक, देखो आप, इसी को उन्होंने कह दिया ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो यही क्या है? ऑक्टेट रूल, जो कि कहता है कि
8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में फॉर ईच स्पीसी इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों, किसी ने पूछा, उन्होंने कहा भाई स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा होना चाहिए। देन इसी का एक मिलता जुलता है डुप्लेट रूल, वो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ओनली हाइड्रोजन फॉलोज दिस, जो कि क्या कहता है, विच स्टेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जो कि क्या कहता है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कहाँ पे, वैलेंस शेल में। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कौशल और लुईस का अप्रोच, जो चाहते थे कि हर एटम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8, जिससे कि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ले। और नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं है, मतलब वो क्या है, स्टेबल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल। बट ऐसा था नहीं, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो उनकी बात हम करते हैं। इतनी बात आप नोट करो, फिर मैं आपको लिमिटेशन बताता हूँ। किसकी बताओगे सर? भाई ऑक्टेट रूल की बताएंगे और किसकी बताएंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला देखो आप, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट स्पीसीज। मतलब क्या सर, मतलब क्या है? मतलब भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 8 से भी क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कुछ लोग कैसे हैं जिनके पास 8 से क्या है, ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उनको आप क्या बोल देते हो, हाइपर वैलेंट। अरे यार, जैसे ब्लड प्रेशर के केस में नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से क्या हो गया, ज़्यादा, तो आप कहते हो सर हाइपरटेंशन है ना, कम हो गया तो हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक डायस्टोलिक वाला। तो उसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, आ रहे हैं 8 से ज़्यादा, तो हुआ ना वायलेशन यार। पहले आप रूल बताओ, फिर आप उसको फॉलो ना करो, तो ये तो आपका लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन है बेटा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपर वैलेंट स्पीसीज। मतलब क्या होता है सर इसका, इट मीन्स हैविंग more than 8 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसका मतलब होता है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, वैलेंस शेल में। ठीक है सर, आ तो रही है बात समझ में। एग्जाम्पल दो ना सर, एग्जाम्पल दो। देखो एग्जाम्पल देख लो आप, PCl5। यार इतना तो आपको पता होगा कि क्लोरीन जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही उसका क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप खुद सोचो। और फॉस्फोरस आता है ग्रुप 15 में, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं एक अभी आपको ने स्ट्रक्चर तो नहीं बताए हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पे फॉस्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बताओ। अब बॉन्ड बन चुका है बेटा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के भी हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के भी हैं। तो ये मत कहना सर जो उसके पास वाले हैं बस वही होंगे, ना ऐसा नहीं है। ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए, एक और लगा लो। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो फॉस्फोरस के 8 से ज़्यादा हो रहे हैं सर। कितने हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा नहीं सर ये तो ऐसे ही हो गया होगा, आप SF6 में बताओ। लो आप बना लो SF6 में, ये रहा SF6। और फ्लोरीन को चाहिए क्या, फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फ़र के पास है 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र 1 फ्लोरीन को दे देगा। यानी कि जब बॉन्ड बनने के बाद तो ये जो है ना, ये सब सल्फ़र के भी हो गए ये सारे इलेक्ट्रॉन, तो सल्फ़र के कितने हो गए इस समय, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल कहता था 8 इलेक्ट्रॉन, और आप यहाँ सर 10 और 12 कर रहे हो, तो यही क्या है बेटा, इसी को हम कहते हैं हाइपर वैलेंट स्पीसी। इनका और एक नाम है
ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोल दिया जाता है। और जो लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ हैं ये। बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं? 3 नाम बता दिए मैंने, किसी भी नाम से क्वेश्चन आएगा आपको अप्रोच करना है, तैयार रहना है। पहला नाम हाइपरवैलेंट, दूसरा नाम एक्सपेंडेड ऑक्टेट और तीसरा नाम इलेक्ट्रॉन रिच। तीनों का मतलब एक है, वैलेंस शेल में क्या? वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट बताओ सर, एक ही है क्या लिमिटेशन? नहीं यार, और भी लिमिटेशन है। जैसे कम ज़्यादा वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे कम वाले भी कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपो वैलेंट स्पीसीज है ना, किसका एग्जिस्टेंस? हाइपोवैलेंट का। हाइपर का मतलब था सर कितने? 8 से ज़्यादा। तो हाइपो का मतलब क्या है? इट मीन्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो? कम, जिसको आप कह देते हो क्या? इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी कह दिया जाता है, या फिर इन्हीं को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही लोगों को आप कहते हो लुईस एसिड। जो लुईस एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं ना। लुईस एसिड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पी की, तो ये जो है लुईस बेस की तरह एक्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं सर? लुईस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। डिटेल में हम बात करेंगे इन पे इक्विलिब्रियम में, वहाँ पे एसिड बेस की थ्योरीज हैं। बट अभी मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है 8 से ज़्यादा, तो वो डोनेट कर सकता है, लुईस बेस है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब 8 से कम, डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? एक्सेप्ट, बिहेव करेगा लुईस एसिड की तरह। ऐसे नहीं सर, एक आध एग्जाम्पल बता दो। देखो आप एग्जाम्पल, BCl3, ध्यान से देखना बेटा, BCl3। तो यहाँ पे बोरॉन रहा ना सर, हमें पता नहीं स्ट्रक्चर क्या होता है, बट हमें ये पता है कि क्लोरीन को बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और बोरॉन के पास 3 है। तो तीनों क्लोरीन चले आए, बोले भाई साहब हेल्प कर दो। इन्होंने हेल्प कर दी, बन गया BCl3। फिर इन्होंने देखा है ना, फिर उन्होंने देखा कि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब 8 से क्या है? कम है। तो ये क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देन आता है आपका AlCl3। AlCl3 की भी कहानी सेम है, बैगन आलू गाजर इन थाली है ना। एल्यूमिनियम में क्या है? एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 1 क्लोरीन को कितना चाहिए? 1। तो ये मैक्सिमम कितने क्लोरीन्स की हेल्प कर सकता है? अभी 3। तो ये भी क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी। यानी कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है? ये आ रहा है हाइपोवैलेंट स्पीसी में। बताओ इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो नोट कर लेना आप, 2 लिमिटेशन है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसका है, हाइपरवैलेंट कौन है, हाइपोवैलेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप नोट कर लें और बहुत ही ध्यानपूर्वक। रुक रहे हैं, देख लो भाई, मूर्ति बन गए हैं आपके लिए। पॉज लो, स्क्रीनशॉट लो, छापो और जल्दी से वापस आ जाओ। चलो, और भी है क्या कोई लिमिटेशन सर? हाँ है तो यार, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? आप ही तो कह रहे हो बॉन्ड बनता है तो 2 एटम्स के बीच, और मिनिमम कितने भी गरीब घर के क्यों ना रहे हों, शेयरिंग में 2 तो होंगे ही ना। 1 इलेक्ट्रॉन ए एटम देगा, 1 इलेक्ट्रॉन बी एटम देगा। एक केस ऐसा भी आएगा जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा, फिर भी मिला मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बॉन्ड बनने की? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वही वाली बात है यार, 2 है तो पेयर में रहेंगे ना, 2 है तो किस में रहेंगे? पेयर में।
और यहाँ ये क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का काउंट है वो इवन नंबर में ना होके किस में है, ऑड नंबर में। तो दिक्कत की बात है, पेयरिंग के बाद भी आपका ऑड नंबर बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। NO चेक करो बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है, बताओ। थोड़ी बहुत है ना, हिंदी माध्यम हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है, बताओ जल्दी से। सर ये तो ऑड ही है, ऑड है सर, इसमें क्या है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, जब आप पेयरिंग करा रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो, तो ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों बच रहे हैं, ये तो नहीं बचने चाहिए थे। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन। और भी एग्जाम्पल है, ClO है, ClO3 है, इस तरीके से, ठीक है सर। और कोई लिमिटेशन, और तो यार यही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। और लिमिटेशन क्या है, कैटायन और एनायन का एग्जिस्टेंस, क्योंकि मतलब अकेले कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। अभी तो आप कह रहे थे किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, और कैटायन और एनायन में आप क्या करते हो, उसको अकेले रख देते हो प्लस या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये बात आपकी गलत है सर जी, ऐसा मत करो आप, ठीक है। तो हम कह लेते हैं आपका एग्जाम्पल, Na+, Mg2+, Al3+, O2-, N3-, F-। ये सारे क्या है बेटा, है ना, कैटायन और एनायन है। बताओ, लग गया जुकाम मुझे लग रहा है ना। चलो, तो ये सब इसकी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है, नोट कर लेना आप। नेक्स्ट देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं सर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। उससे भी पहले आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला काम जो रहेगा अपना, वो रहेगा सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। पहला काम क्या रहेगा सर, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। कैसे करेंगे सर सिलेक्शन, हम कोई सेलेक्टर थोड़ी है चयन करता। अरे भाई 2 एटम है, क्या है 2 एटम, उन दोनों में से जिसका अमाउंट कम होगा, जो कम नंबर में होगा, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सेंट्रल एटम की तरह, ठीक है। तो एटम इन लो अमाउंट या नंबर, ठीक है। दूसरी बात, अगर इफ 2 atoms have same amount, तो क्या होगा, then one having low electronegativity will act as सेंट्रल एटम। तो जिसके पास क्या होंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जब 2 का नंबर क्या है, सेम है, तो वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सेंट्रल एटम की तरह। एक बात और ध्यान रखेंगे सर, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर एवर, है ना, नेवर एवर फॉर एवर, कैन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह वर्क नहीं करेंगे। रीज़न क्या है यार, हाइड्रोजन की मैक्सिमम ही वैलेंसी 1 है, मतलब ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉन्ड बनाएगा। और बात किसकी चल रही है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन तो यार बहुत भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा मुलिकन स्केल पे वैल्यू किसकी होती थी, फ्लोरीन की होती थी सर, 4.0। तो यही रीज़न है बेटा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह वर्क नहीं करते हैं। बताओ, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना आ गया।
बताओ सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना आ गया, आया कि नहीं? ये माइक हमारे पैरों के, बताओ आई गया सर? अभी तो एग्जाम्पल दोगे हम और सीख लेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल इकट्ठे ही बता दूंगा, मतलब जब स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। देखो देखना ध्यान से आप, आपको निकालना है बेटा एक चीज N1। N1 क्या होता है सर? N1 होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। जो भी सारे एटम्स है ना मॉलिक्यूल में, उन सब का क्या निकाल लो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस कर देना अगर किसी भी यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, और माइनस कर देना किसी भी यूनिट का क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? हाँ सर आ तो रही है। ठीक है, और बताओ सर और क्या निकालना है? और निकालना होता है भाई N2। और क्या निकालना होता है? N2, जो कि होता है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने के बाद है ना, टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो। कोई फॉर्मूला है क्या सर इसका? हाँ भाई, N2 होता है जितने हाइड्रोजन एटम है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये डुप्लेट पूरा करेगा, और बाकी जितने अदर एटम्स हैं उनका मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी सर हमारे पास N2 की वैल्यू। फिर N3 क्या है सर? N3 क्या है भाई? N3 है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। N3 क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि कैसे आएंगे आपके? जो कि आएंगे आपके N2 माइनस N1 करके। और N4 क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैसे आएंगे? जो आएंगे N1 माइनस N3 करके। बताओ ये चारों डिनोशन पता होंगे ना, तो भी आप बना लोगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पर जिस तरीके से मैं बनाऊंगा उस तरीके से बनाना फिर जो है वो थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। इसलिए N1, N2, N3, N4 ध्यान रखो। क्या होता है सर? N1 होता है भाई टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस अगर उस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस उतने यूनिट के चार्ज को ऐड कर देना, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उतने यूनिट के चार्ज को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। बताओ इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? चलो सर इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करके बताओ ना, तो लिख लो आप, फिर मैं CO2 के एग्जाम्पल पे अप्लाई करता हूँ इसको। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? आ जाओ जी, वापस आ जाते हैं, है ना, हटा देते हैं इसको। चलो अब हम बनाना देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं। तो पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने CO2 का, और इसी में मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा। देन और भी करेंगे हम। सेंट्रल एटम कौन रहेगा? सर पहला पॉइंट आपने बताया था, जो कम नंबर में होता है ना वो सेंट्रल एटम होता है। तो कम नंबर में कौन है? कम नंबर में तो सर कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम। N1 निकालो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। और 2 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, है ना। एक मॉलिक्यूल में क्या है? एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है। तो कितना आ रहा है ये? 8 दूनी 16 और 6 22। तो यहाँ पे कितना आ गया? 22। दिख रहा है ना? ठीक है। N2 होता था ऑक्टेट पूरा करने के बाद, हाइड्रोजन तो है नहीं, 3 एटम है,
तीनों का ऑक्टेट पूरा होगा तो 24। N3 होते हैं शेयर्ड वाले, शेयरिंग कराओ बेटा, कहाँ से कहाँ कराओगे? 16, 8 सही लिखा है ना मैंने, 22 क्यों आ रहा है? 8 3 24, दो ही होंगे क्या शेयर? एक ही शेयर होगा, ऐसा तो नहीं है यार। ध्यान से देखो बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है सर। बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हो रही थी ना सर, बात किसकी हो रही थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। और आप जो है वो सारे लिख दे रहे हो, सारे नहीं लिखने हैं सर, वैलेंस वाले लिखने हैं। तो कार्बन के कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6। 6 दूनी 12, 4 16। N3 होता था बेटा N2 माइनस N1, 24 और 16 कितना? 8। और N4 क्या होता था? N1 माइनस N3, तो ये भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ऑक्टेट पूरा कराना है N3 की हेल्प से, ठीक है? N3 की हेल्प से क्या करना है आपको, है ना, शेयरिंग करवानी है। और N4 की हेल्प से फिर आपको क्या कराना है? ऑक्टेट कंप्लीट। N3 की हेल्प, N4 की हेल्प से आपको क्या कराना है? ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? बनाएंगे सर। सेंट्रल एटम को बीच में रख लेना, सेंट्रल एटम को कहाँ रख लो? बीच में रख लो। और साइड एटम्स को साइड में रख लो सर, साइड है तो साइड में ही रखोगे। अब लिखो आप, बंटवारा करो 8 इलेक्ट्रॉन्स का, बराबर बराबर, बंदरबाट नहीं होना चाहिए जैसा वो बिल्ली और बंदर वाले स्टोरी में था। ठीक है सर, एक एक पेयर दे दिया, 4 यूज़ हो गए, और फिर 2-2 पेयर दे दिए, कितने यूज़ हो गए? 8। तो अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुके हैं? 8। और वो कौन से वाले हैं? वो हैं आपके N3 वाले। वो कौन से हैं? N3 वाले। अब बात आ रही है किसकी? N4 की। उससे ऑक्टेट कंप्लीट करना। देखो 4 तो इसके हो ही गए, 1 2 3 4, 4 इसके हो। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। इस तरीके से बना देंगे। इस ऑक्सीजन को देखो 2 हैं, इनकम्प्लीट कितने? 6। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 और मतलब इसके हो गए 8। और कार्बन के तो ऐसे ही हो गए 8। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? तो CO2 में ऑक्सीजन ने क्या किया? आप ध्यान रखना, 2 लाइन से एक बॉन्ड बनता है, 2 पॉइंट से क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। तो CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, CO2 में क्या है? कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कैसा है सर? वो है ना, वो है आपका एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। यूजुअली सिंगल को सिग्मा कह देते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? पाई। बट ये यूजुअली है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक सिग्मा एक पाई कहना तो गलत नहीं है, लेकिन हाँ पाई कहना गलत है सर। क्या कह रहे हो? सिग्मा पाई। तो चलो समझ आया CO2 का स्ट्रक्चर? बताओ, यहाँ आपने लोन पेयर लगा देना, ये एज अ लोन पेयर। इनको क्या कहा जाता है? इनको कह देते हो लोन पेयर। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है सर, आ तो गई बात समझ में। और करोगे? और करोगे? लो और लो। आप बनाओ बेटा ओजोन का। किसका? ओजोन का। ओजोन का बनाओ। तीनों ऑक्सीजन है तो सेंट्रल एटम तो चॉइस ही नहीं है सर, ऑक्सीजन रहेगा। N1 निकालो, और एक ऑक्सीजन में 6, 3 में 18। N2 निकालो, ऑक्टेट पूरा करना है, 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, 24। N3 निकालो शेयरिंग वाले, N2 माइनस N1, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 6। सर N4 निकालो, वो होता है N1 माइनस N2, जो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, यानी कि 12। बताओ N1 N2 N3 N4 आ गए ना? हाँ सर आ गए। सेंट्रल एटम रख लो, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ये सर रख भी लिया। अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों को दो, और मजबूरी है बेटा,
कि एक पेयर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन को देना पड़ेगा, फिर ऑक्टेट पूरे कर लो। ये 6 तो यूज़ हो गए ना, अब 12 यूज़ करो, 1 2 3 4 5 6 तो इसके यूज़ हो गए। तो 1 2 3 4 और मुझे लग रहा है इसी में से ये ले लेगा 5 6, 4 यहाँ है सर, 4 और चाहिए ना, 4 है ना यहाँ, तो 4 और चाहिए, 6 और 4 ये हो, यहाँ 2 हैं तो कितने चाहिए, 6 और चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 और 2 6 पहले से थे, 2 ही चाहिए बेटा, है ना। यहाँ पे कितने चाहिए, 2। तो अब आप देख लो क्या हालत है। हालत ये है सर, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं। उसको ऊपर से बना लेना थोड़ा। दो लाइनों से एक बॉन्ड बनता है और 2 लाइनों से क्या बनता है, डबल बॉन्ड। बताओ आ रही बात समझ में। देख लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान काम है। कार्बोनेट का बनाना, देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ आपको, फॉर्मल चार्ज, फिर उसको अप्लाई करना आप इस पे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं क्या, फॉर्मल चार्ज का, फिर उसको आप इस पे अप्लाई कर देना। ठीक है, आंखों में देख ही रहे होगे आप, है ना। तो वही अपनी 2 लाइन याद आती हैं कि क्या थी वो 2 लाइन ही भूल गए नींद के मारे, कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है ना। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही कुछ समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे ऐसी बवाल टलाई में खोना नहीं है ना। तो चाहते तो रेस्ट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से चल ही रही है क्लास लगातार, बट खड़े हैं आपके लिए, है ना। तो आपको भी पढ़ाई करनी है, चाहे बैठे बैठे कर लो आप, आपको नहीं ज़रूरत है स्टैंड अप होने की। दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए। N3 से शेयरिंग करवाओगे, इक्वल शेयरिंग, बंदरबाट मत करवाना। N4 से क्या करवाओगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराओगे, ऐसा लोन पेयर रखोगे। आ गई सर बात समझ में, आ गई। रब कर दूं बेटा इसको। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ठीक है, चलो देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना जरा, क्या होता है फॉर्मल चार्ज। नाम ही बता रहा है सर, कंप्लीट चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज है। निकालते कैसे हैं बेटा, एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वो क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड फॉर्म, जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा है। माइनस है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। माइनस क्या करना है बेटा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसे भी कह सकते हो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। और माइनस है बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड पेयर वालों को इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, डिवाइड कर देना 2 से। बताओ, तो ये फॉर्मूला तब लगाएंगे सर जब हमें मतलब कन्वेंशनल तरीके से करना है। आप तो सर कुछ इस काम को आसान कर दो, कहाँ हम फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा मेरे लाल मेरे पीले, मैं इसको आसान कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जितने एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको माइनस कर देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्ट्रक्चर से। मतलब ऑक्सीजन के पास मान लो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्ट्रक्चर में 5 है तो 6 - 5। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और है कितने, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्ट्रक्चर में है कितने, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 - 7 कितना आ जाएगा, -1। तो फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और -1 नहीं है यार, ये इन्वर्टेड कॉमा है,
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्ट्रक्चर। इसी को मैं अप्लाई करना बता रहा हूँ आपको। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ओजोन का, उसका स्ट्रक्चर बेटा किस तरीके से आया था, कुछ इस तरीके से था सर। था कि नहीं बताओ? अरे ऐसे था कि नहीं था? किसकी बात चल रही है? ओजोन की। हाँ सर ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो देखो आप, ऑक्सीजन मार्क कर दे रहा हूँ मैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फॉर्मल चार्ज निकाल के बताओ। कैसे बताएं सर? अभी तक आपने निकालना नहीं बताया है, तो ध्यान से देखो, फिर बताया नहीं है तो। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल चार्ज पे, जो कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे है। एक बार फॉर्मूले से भी निकाल दूँ। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फर्स्ट वाले पे निकाल रहे हो ना सर, तो 4 और 2 6 और 2 8। कितने हैं? 8। बॉन्डेड वाले कितने हैं? 4 हैं, डिवाइडेड बाय 2। कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहा है ये, बताओ। ये नॉन बॉन्डेड पूछे थे ना, तो 8 थोड़ी आएंगे यार। नॉन बॉन्डेड कितने आएंगे? 4 आएंगे। नॉन बॉन्डेड कितने आएंगे? 4। और बॉन्डेड वाले भी कितने इसके? 4 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 6 - 4 - 2। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 0, और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है सर। देन बात करते हैं सेकंड ऑक्सीजन की। सेकंड ऑक्सीजन के ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास? 6। ठीक है, उसके बाद माइनस कर रहे हो आप नॉन बॉन्डेड वाले, 1 2 3 4 5 6, माइनस क्या हो जाएगा? 6। बॉन्डेड वाले कितने हैं? 2, 2/2 1, ये कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। फिर मैं बात करूं आपसे फॉर्मल चार्ज थर्ड एटम की, मतलब किसकी? थर्ड ऑक्सीजन एटम की। इसका तो आप निकाल के बता दो, इसका जो है वो आप निकाल के बताओ कितना आएगा। बता दें सर? हाँ यार बता दो, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, बताओ। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में सर एक्चुअल में तो 6 होते हैं, और आप देखो यहाँ नॉन बॉन्डेड हैं 6, तो 6 - 6, बॉन्डेड हैं 2 -2/2, यानी कि 6 - 6 और -1 आ रहा है। बताओ, एक्चुअल में 6 होते हैं, नॉन बॉन्डेड कितने थे? 6, बॉन्डेड कितने थे? 2। यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, एक जगह तो प्लस आना चाहिए था ना सर। ओजोन का ऐसी तो बनाया था आपने 8 कि नहीं? 6, और यहाँ भी 6 लिख दिए, यहाँ भी 6 लिख दिया। फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? देखो तो फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले के हिसाब से क्या गड़बड़ हो रही है? देख लो एक बार, चेक कर लो। +1 आना चाहिए यार एक पे, है ना? बताओ जल्दी से। सर गड़बड़ तो कुछ नहीं है, -1 ही आ रहा है। लगा दो फिर -1, लगा यहाँ पे। कितना आ रहा है? -1। अभी फोर्थ वाला भी रह गया है ना सर। अभी कौन सा रह गया है ऑक्सीजन? फोर्थ वाला। कौन सा ऑक्सीजन रह गया है? फोर्थ वाला। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअल में? 6। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? देखो यहाँ पे सर, नॉन बॉन्डेड जो है ना, तो सारी बॉन्डेड हैं इसके पास, ठीक है। और बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं सर। देख लो एक बार, कोई बच रहा है क्या नॉन बॉन्ड? 2 2 4 2 6। कर क्या रहे थे आप? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दे रहे थे हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और देखो आप, नॉन बॉन्डेड तो कोई दिख ही नहीं रहा है सर।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 तो 4 हो जाएगा ना यार। बताओ। जुकाम के मारे दिमाग काम नहीं कर रहा है सर आपका। उससे देखो तो एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 है ना। स्ट्रक्चर वाले देखना 1 2, कोई इलेक्ट्रॉन कम तो नहीं हो गया यहाँ पे? बताओ। इससे करके देख लो, इससे क्या आ रहा है? 0। तो जैसे इस पे 0 आया तो ये आपने कैसे निकाला था? देखो 6 एक्चुअल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन बॉन्डेड कितने थे? 4 थे, लिख दिए। बॉन्डेड कितने थे? 4 डिवाइड बाय 2 किया, 0 आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, है ना, और नॉन बॉन्डेड कितने थे? सॉरी, नॉन बॉन्डेड कितने थे? नॉन बॉन्डेड थे आपके 1 2 3 4 5 6, लिख दिए सर। बॉन्डेड कितने थे? 2। तो ये आ गया आपके पास कितना? -1। थर्ड वाले पे आप देखो, थर्ड वाले पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? मतलब आइसोलेटेड स्टेट में तो 6 ही हैं सर। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे थर्ड वाले में? ये रहे सर 6। और उसके बाद आ जाओ आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2/2 कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। 2 बार -1 किस हिसाब से आ रहा है ये? दोबारा से करें क्या इस चीज़ को? देखो तो एक बार दोबारा से करते हैं ट्राई, देखते हैं क्या गलती हुई है। गलती मुझे पता लग गया, ऑक्सीजन 4 लगा रहे हो ओजोन में, है ना। गलती O3 का स्ट्रक्चर बना रहे हो सर आप, और बातें कर रहे हो ऐसे कि 3 ही तो ऑक्सीजन होंगे सर इसमें, है ना। और एक जगह आपने ये लगाया था, एक जगह आपने ये लगाया था, बाकी ये रहे इसके 4 और ये रहे इनके 6 और ये रहे इनके 2। देख लो अब सही बनाया है सर, ठीक है। हाँ यार अब सही बनाया है। तो ये रहा आपका क्या? बॉन्ड, चाहो बॉन्ड बना दो लाइन से ज्वाइन करके। इसको मान रहा हूँ फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको मान रहा हूँ सेकंड और इसको थर्ड। तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना होगा? देखो आप फॉर्मूला लगा लो पहले। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में 6 होते हैं, नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 4। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? बॉन्डेड हैं सर 4 डिवाइड बाय 2, तो 6 - 4 - 2 इक्वल टू कितना आएगा? 0। देन हम बात करें फॉर्मल चार्ज सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे 6 होते हैं, नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 6 हैं, और बॉन्डेड कितने हैं? 2। 2 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, यानी कि -1। फिर आप बात करो फॉर्मल चार्ज थर्ड ऑक्सीजन पे। देखो एक्चुअल में 6 होते हैं सर, और नॉन बॉन्डेड यहाँ पे कितने हैं? नॉन बॉन्डेड यहाँ पे 2 हैं, और बॉन्डेड कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाय 2, तो 6 - 2 - 3 यानी कि 6 - 5 कितना आ रहा है? +1। सर ओजोन में तो कहीं पे होता ही नहीं था, ओजोन में तो चार्ज होता नहीं था, फिर भी आप कह रहे हो थर्ड वाले पे +1 और इस पे -1। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया सर? ओजोन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कहीं पे चार्ज है? नहीं है, फॉर्मल चार्ज आ रहा है। तो भाई अगर कोई देसी भाषा में बोलेगा तो वो ये कहेगा सर प्लस माइनस कैंसिल करवा दो, 0 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, एक अलग तरीके का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है जिसको आप कहते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें कोवेलेंट तो ये होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? बी ने। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है बच्चों वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसा केस है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ने दिए और एक ने कुछ नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? तो इस प्रकार के बॉन्ड को कहा जाता है, इस प्रकार के बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या कहते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको कहते हो कोवैलेंट बॉन्ड। तो यार दोनों इलेक्ट्रॉन इसके चले गए ना, किसके? ए के। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके चले गए? ए के। तो ए पे आएगा प्लस चार्ज, भले पार्शियल आए, बी पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो ये प्लस माइनस यही इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो दोनों हैं वो किसके हैं? इस ऑक्सीजन के। यानी कि बॉन्ड यहाँ से ऐसे दिखाओगे, एरो क्या बता रहा है? इस ऑक्सीजन ने दिए दोनों इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया? वो आपको है ना बताता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। नोट करो इसको। बड़ी तबीयत खराब हो रही है यार, इतना जुकाम क्यों हो रहा है भाई? चलो चलो जल्दी, अभी तो और रह गया है, रेजोनेंस भी पढ़ाना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे PYQ की। पानी ठंडा है। हटा दे भाई कार्यक्रम यहाँ से, ले लो। सर जब आपने शुरू करी थी ना क्लास, तब तो आवाज़ सही थी, अब देखो क्या आलम हो रहा है। आलम ही है भाई साहब। देखो पिछले पॉइंट में रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे फॉर्मल चार्ज में लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ गया, रेजोनेंस में फॉर्मल चार्ज भी आएगा और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आएगा। बहुत ध्यान से देखना आप। अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब अपने वही एक्चुअल माइनस स्ट्रक्चर वाले। आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने कार्बोनेट आयन का। बहुत ध्यान से देखना बेटा, कार्बोनेट आयन में क्या है क्या नहीं है कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि सर सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। ठीक है सर। N1 की वैल्यू कितनी होगी? N1 की वैल्यू होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने? 4, ऑक्सीजन के कितने? 6। 3 ऑक्सीजन थे। मैंने बताया था माइनस चार्ज वाले को ऐड कर देना, क्योंकि माइनस चार्ज कब आता है? जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो -2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर लिए गए? गेन कर लिए गए। तो 4 और 6 3 18, 22 और 2 24। N1 की वैल्यू 24। N2 की वैल्यू देखो सर, ऑक्टेट पूरा करने के बाद 4 एटम है, ऑक्टेट पूरा करेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। N3 क्या होता है सर? N3 होता था N2 माइनस N1। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है सर 8। और N4 होता था N1 माइनस N3, जिससे हम ऑक्टेट पूरा कराते थे लोगों का। तो ये कितना आ रहा है? 16। सेलेक्ट करो बेटा आप सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करोगे तो वो निकलेगा कार्बन। ठीक है। 3 ऑक्सीजन है, इनको लगा दो दाएं बाएं ऐसे। अब N3 से कराओ शेयरिंग, कराओ तो बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6। अब सर आपकी मजबूरी है, किसी एक के साथ आपको पार्शियलिटी करनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच रखने पड़ेंगे। मैंने कहा यार यहाँ रख लो, पार्शियलिटी क्या है? तुम्हारा मन है, तुम यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। ठीक है। अब बात आती है सर ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो N3 पूरे हो गए, अब N4 को पकड़ो, ऑक्टेट पूरा कराओ। देखो किस तरीके से होगा। 4 तो है तो 4 और दे दो, 4 यूज़ हो गए। 2 है तो 6 और दे दो, 10 यूज़ हो गए सर। 4 और 6 10। 2 है तो 6 और दे दो, 6 और 6 12 और 4 16। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है क्या? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है। इस तरीके से आप इनका पेट भी बना सकते हो, पेट भर के दिखा सकते हो इस तरीके। और ये किसका आ गया? कार्बन का आ गया। ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाएं, है ना। चार्ज हमें नहीं पता है अभी किस पे है, तो हम ऐसे दिखा देंगे। ओवरऑल चार्ज क्या है? अभी 2 माइनस है। कंडेंस करके बनाओगे तो क्या? एक बॉन्ड यहाँ दिखा देना
2 बॉन्ड यहाँ इसी का बना रहा हूँ, है ना, और ओवरऑल क्या दिखा देना आप, 2 माइनस चार्ज। अब बारी है सर, अब बारी है आपको बताना है कि किस पे कितना चार्ज है। ओवरऑल चार्ज तो इन लोगों ने दे रखा है, क्या ओवरऑल चार्ज कितना दे रखा है, ओवरऑल चार्ज दे रखा है सर -2। तो देखो ज़रा कैसे आ रहा है भाई, इनको मार्क कर लो आप, इसको मार्क कर लो एटम 1, इसको मार्क कर लो एटम 2, इसको 3, है ना, और कार्बन तो एक ही है। और निकालो फॉर्मल चार्ज, निकालो। तो फॉर्मल चार्ज निकालना बेटा पहले ऑक्सीजन एटम पे, ध्यान से देखो। अब मैं वो वाली बात, दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। एक्चुअल में कितने हैं, स्ट्रक्चर में कितने हैं? एक्चुअल में तो सर 6 होते हैं, स्ट्रक्चर में देख लो। अब ये सारे इसी के हो गए ना, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो इसी के हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सेकंड ऑक्सीजन पे बात करो, सॉरी ये सेकंड ही था, ये क्या था आपका, सेकंड ऑक्सीजन था। फर्स्ट पे बात कर लो, ये लो सर, एक्चुअल में 6 होते हैं और वैलेंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना चार्ज आ रहा है इस पे, -1। देखते हुए चलना भाई, इस ऑक्सीजन पे -1 आ चुका है और इस पे कितना चार्ज आ गया है, 0। देन नेक्स्ट देखो आप, अब कौन सा ऑक्सीजन बच रहा है, थर्ड वाला, इस पे कैलकुलेट करो। एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और स्ट्रक्चर में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे कितना आ गया, -1, ठीक है सर। फिर कार्बन पे भी तो निकालो यार, कार्बन का कौन निकालेगा, कार्बन का फॉर्मल चार्ज कौन निकालेगा, हम ही निकालेंगे सर। एक्चुअल में 4 होते हैं, स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 ही है सर, है ना। तो कार्बन पे कितना आ रहा है, 0। मतलब हमें पता लग गया सर, ये -1 कहाँ आना चाहिए, ये -1 आना चाहिए पर्टिकुलरली इस पे और थर्ड वाले पे, यानी कि इस पे, ठीक है। इसका मतलब कार्बोनेट में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा है सर। क्यों, 2 यूनिट का माइनस चार्ज फॉर्मूले में भी दिया है और फॉर्मल चार्ज से भी आपने क्या निकाल दिया, 2 यूनिट का माइनस चार्ज निकाल दिया। तो कार्बोनेट में जो है वो क्या है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ पे कितने कोवेलेंट हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, देख लो सर, 1 2 3 4। कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 है। तो देखा, फॉर्मल चार्ज भी देख लिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देख लिया। सर पढ़ाने तो आप रेजोनेंस वाले थे ना, पढ़ाने वाले तो आप क्या थे, रेजोनेंस थे। तो यार रेजोनेंस बता रहा हूँ। अब देखो, ये जो पार्शियलिटी यहाँ करी वो यहाँ भी तो हो सकती थी, वो यहाँ भी तो हो सकती थी। तो जब भी ऐसा हो, एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ ना बता पाए, तो उस समय हम किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, रेजोनेंस का। उस समय कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगता है। जल्दी से देखो, आप आ जाओ इधर, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बना लेना। चलो देखो ध्यान से, सर ये आया था कार्बोनेट, जो अभी पीछे आया था ना, वो ये आया था, आपने बता भी दिया यहाँ पे है माइनस चार्ज। अब क्या सर, ऐसा नहीं हो सकता ये डबल बॉन्ड इस जगह आ जाए, हाँ भाई यहाँ आ जाएगा, ये देखो, तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, ऑर्गेनिक में आप देखोगे डिटेल में। सर ये डबल बॉन्ड यहाँ भी तो आ सकता है, लगा दो, ये लो, और यहाँ क्या आ गया, माइनस चार्ज। और कोई ऑक्सीजन बच गया क्या डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने से, नहीं। तो यहाँ पे हर पोजीशन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब आप इसको देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। सर किसकी माने, कौन से स्ट्रक्चर की माने, कभी डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा रहे हो, कभी डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा रहे हो, तो कौन से कार्बन पे, कौन से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, भाई तीनों का मिक्सचर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन के आएगा। इनको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, या इन्हीं को आप कह सकते हो कैनोनिकल फॉर्म्स। इन्हीं को आप क्या बोल दोगे, कैनोनिकल फॉर्म्स बोल दोगे।
और इसको कंबाइन करके क्या स्ट्रक्चर आएगा, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह तो हो नहीं सकता। एक बॉन्ड तो पक्का है सर, वो तीनों जगह है, सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का, लेकिन एक बॉन्ड ऐसा है जो 3 जगह घूमने जा रहा है, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ भी दिखा दूंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ओवरऑल चार्ज दिखा देंगे हम यहाँ पे 2-। ठीक है, तो सर कितने बॉन्ड हैं एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। पहले मैं रेजोनेंस बता देता हूँ आपको, देखो, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ molecule can not be explained by, when all the properties of a molecule cannot be explained by single structure, then we draw multiple structure। हम क्या करते हैं बच्चों, तब मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देन वी ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर, जिसकी खास बात क्या है, हैविंग सिमिलर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड सिमिलर एनर्जी। तो हम मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई के साथ और सेम एनर्जी के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस पूरे फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। बताओ, रेजोनेंस समझ आ रहा है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, यहाँ पे 3। कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कितने होंगे, उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो बहुत ध्यान से देखना आप, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यार एक बॉन्ड तो बन ही रहा है हर बार, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड तो हर बार बन रहा है, लेकिन एक बॉन्ड ऐसा है जो कभी इधर और कभी इधर, यानी कि 3 जगह डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.33। बताओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया। एक मॉलिक्यूल में और बता दूंगा मैं आपको, रेजोनेंस समझ आ गया कब होता है, जब एक स्ट्रक्चर से आप मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो आप बना सकते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर। है हाइपोथेटिकल फिनोमिना, है क्या बच्चों, ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इतने स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल के पॉसिबल नहीं होते हैं। और किसी एग्जांपल से बताओ सर, और देख लेंगे, चलो ये समझ आ गया, ठीक है। सल्फेट का देखना बच्चों, किसका, सल्फेट का, रेजोनेंस वगैरह देख लो आप, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, SO4 2-। बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा। आप मुझे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, ये बता देना। बताओ ट्राई करके, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या बॉन्ड ऑर्डर। सर होगा ये ना, आप देख लो यहाँ पे होगा ये कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, इसको मानो 1 ऑक्सीजन, इसको 2, इसको 3, इसको 4। एक बार डबल बॉन्ड जो रहेगा वो फर्स्ट और 3 पे रहेगा, तो ऐसे ही सर फर्स्ट और सेकंड पे भी तो रह सकता है, हाँ रह सकता है। ऐसे ही फर्स्ट और 4th पे भी रह सकता है, हाँ रह सकता है, भाई किसने मना करा, रह सकता है, ठीक है। और कहाँ पे आ सकता है सर, और कहाँ पे आ सकता है, और देखो आप 2 और 1 तो बात वही हो गई, 2 और 3 पे आ सकता है, 2 और 4 पे आ सकता है, 1 और 3, 3 और 1 बात तो सेम ही है सर, 3 2 2 3 बात सेम ही है, 3 4 और 4 4 पॉसिबल ही नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, 6। ये वो पॉसिबिलिटी हैं जिन ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो कार्बन से। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है ना। तो सर यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 6। बहुत बढ़िया, शाबाश जी। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता दो आप, अब बॉन्ड ऑर्डर बताओ किसमें, सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच, सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच, ठीक है। तो देखो आप कितना होगा यहाँ पे, ये रहा सल्फर और ऑक्सीजन। अब सर एक बॉन्ड तो हमेशा आएगा यहाँ पे, देखो एक बॉन्ड क्या है यहाँ हमेशा आ रहा है,
और ये 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो 4 जगह आ सकते हैं, इस जगह भी है ना, इधर इधर घूमने फिरने जा सकते हैं ये भाई। ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी कितने डबल बॉन्ड हैं? 2। कितनी जगह आ सकते हैं? 4 जगह। वही तो कर रहे हैं हम। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5 है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका ट्राई करना बच्चों, फॉस्फेट का, और फिर मुझे बताना। PO4 3- का बनेगा क्या? हाँ, बन तो जाएगा। देखो ये होमवर्क है आपका, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS बन रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर बताओगे आप फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो रेजोनेंस हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया है ना, फॉर्मल चार्ज हो गया। हालांकि बॉन्ड ऑर्डर अगले उन्होंने हेडिंग भी डाल रखी होगी, इतना आप नोट कर लेना पॉज करके। कैसे निकालते हैं? ये 1 तो लिखना ही है, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन जहाँ जहाँ वो आ सकता है उनकी पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ बता दूँ मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड तो है ही है, ये बॉन्ड 4 और जगह आ सकता है, 1/4, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.25। सर होमवर्क यहीं करा दिया आपने? करा दिया यार। डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है? इस जगह, इस जगह, 4 जगह आ सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? 4, और बॉन्ड ऑर्डर 1.25। बताओ, चलो नोट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या होता है? डेफिनेशन लिखवा देते हैं, अब हेडिंग यहाँ पे दी है सर ने तो, है ना। इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड है ना, कितने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, उसी को क्या कहा जाता है? बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। बताओ, समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, अब नवराज चल रहे हैं, उसके बाद ही बनाई जाए दाढ़ी, है ना। चलो बस यार, अब आपका काम शुरू, मेरा काम ख़त्म, क्योंकि अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका सामना आप लोग करोगे, है ना, फुल क्या, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। लो जल्दी आ जाओ, ख़त्म कर खेल। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे पढ़ाया था ऑड इलेक्ट्रॉन? फ्लैशबैक पे जाओ जरा सा, कहाँ पढ़ाया था ऑड इलेक्ट्रॉन? सर ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में। ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में। तो अगर आपको याद हो तो हूबहू ऐसा ही एग्जाम्पल लिखवाया था हमने, सेम टू सेम हो गया भाई, ये तो है ना। एनओ में क्या होता है? नाइट्रोजन के रहे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के रहे 8 इलेक्ट्रॉन, कितने बनेंगे टोटल? 15। तो ये है ना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। ठीक है, H2SO4 का जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर, अभी हमने स्ट्रक्चर सीखा नहीं है, बट इस तरीके से आएगा। तो आप देख लो सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब पूरे कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे सल्फर के कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका आंसर सही है। और जगह देख लोगे तो आपको, है ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो ये भी है, बट ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो ये भी है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन और ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास। चलो समझ आ गई बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The number of molecules or ions from the following which do not have odd number of electrons are। जिनके पास odd electrons नहीं है, NO2 चेक करना, मेरे को तो लगता है इसके पास NO2 7 और 2 ऑक्सीजन, उनके 8 से मल्टीप्लाई, तो 16 और 7 कितना हो गया? 16 का डोला हो गया क्या? 23 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, ऑड है ये तो। ICl4 माइनस, आयोडीन रफली वैलेंस ले लो आप 7, क्लोरीन के भी 7, और माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 28 और 8 कितना हो गया? 36। ये नहीं है सर ऑड इलेक्ट्रॉन, ये नहीं। BrF3, ब्रोमीन 7, 3 7 21, तो ऑड नंबर का सम इवन ही आएगा। ठीक है, 28, ये भी नहीं है।
ClO2 ये लग रहा है सर 7, और इनके अगर वैलेंस भी लेते हो तो 6 का। जब मुझे एटॉमिक नंबर कहीं पे याद नहीं है तो वैलेंस ले ले रहा हूँ, आप भी ऐसे चेक कर सकते हो। 12, 7, 19, तो ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। NO2 प्लस, NO2 तो चेक किया था, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 22 हो जाएंगे, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। NO तो अभी बताया ही था आपको पीछे, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, 7 और 8 15, तो नॉट पूछा था। 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा, बजाओ बीन। आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। इसी बार क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना। है तो बहुत सिंपल टॉपिक, और लुईस ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ाते तब कहाँ से होता है ये। आप नहीं पढ़ाते तो हम खुद पढ़ते, बहुत अच्छी बात है बेटा, खुद से करोगे। लेकिन आपको पूरा पड़ोस के दिया जा रहा है, बस आपको उसको क्या है, खाना है। अब नहीं खाओगे तो तुम्हें ही भूख लगेगी बाद में, देख लेना। और देखो आप, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम्स, सारे ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। ओजोन का हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, आप देख भी सकते हो, इस प्रकार से था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। चलो तो यहाँ पे 4 ही तो आए, इसके 4 कम है, यहाँ 6 तो आए, 2 कम है, ठीक है। यहाँ 2 ही तो यूज़ हुए, 6 कम है। लोन पेयर पूछ रहा है ना सर, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 6। एक लोन पेयर यहाँ पे, 2 लोन पेयर यहाँ पे, और 3 लोन पेयर यहाँ पे, तो कितना आ गया बच्चों, 6 आंसर आ जाएगा, नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स pH3 में जब आप देखोगे, ठीक है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ये, 4 2 6 2 8, नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ये। B2H6 यार खुद ही चेक कर लो आप, 2 बोरॉन रहे, हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोरॉन के कितने हो गए, बोरॉन के हो गए 3, तो बस देख लो आप। असल में ना ये ब्रिज बॉन्डिंग होती है यहाँ पे क्या होती है, ब्रिज बॉन्डिंग। अब आपको लगता तो है कि बोरॉन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 ही होते हैं ना। तो हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन कभी इधर करता रहता है, तो इसीलिए बोरॉन के पास यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो पाती है। ये जो है वो डाइमर होता है बोरेन का, हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे, ग्रुप 13 में पढ़ेंगे, ये डाइबोरेन है। तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CCl4 में कंप्लीट है सर, कार्बन के 4, 1 1 चाहिए क्लोरीन को, 2 8 2 6 2 8। NH3 ये इसी फैमिली का तो है सर। ये आप ऐसा क्यों बना रहे हो यार, ऐसा इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है आपको हाइब्रिडाइजेशन, वरना आप भी बना लेते। आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लो, रहेंगे तो फिर भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। LIH हेली ना की रब से फरियाद, वैलेंस तो एक ही है, बाकी और उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए। BCl3 में जब आप चेक करोगे तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों यूज़ करने के बाद भी टोटल 6 हो पा रहे हैं, तो BCl3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। B2H6 और BCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देख लो बेटा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो एजाइड आयन, ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। देखो आपको समझाना पड़ेगा सर, मतलब मैं आपको समझाऊंगा। देखो एजाइड आयन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये होता है एजाइड बेटा N3H, ठीक है। अब H कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड रहता है, किससे, हाइड्रोजन से, और यहाँ रहता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड इधर भी तो जा सकता है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकता है सर। तो एक बॉन्ड तो पक्का आ रहा है और एक जो है वो 2 जगह रोटेट कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना इनका,
वो ना तो 1 होगा ना 2 होगा, कंप्लीटली 1 और 2 के बीच में होगा। अगर इसका आप कह रहे हो, ठीक है, ये सॉरी एक बॉन्ड और आएगा यहाँ पे, ठीक है, एजाइड आयन ये होता है यार इस तरीके से, किसी एक पे माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, किसी एक पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से कम होगा, किसी एक पे क्या होगा 2 से ज़्यादा होगा। तो इस बात का आप ध्यान रख लेना, जहाँ बताओ 2 से कम 2 से ज़्यादा, ना दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। किस पे क्या होगा सर, ये भी कहा है क्या, यहाँ पे देखो 2 से कम मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज़्यादा 2 से कम, बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज़्यादा ना 2 से कम 2 से ज़्यादा, ये वाले तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, दोनों एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। अब इसको चेक करना है आपको, इसको चेक करके बताओ एजाइड आयन में। जहाँ तक मुझे याद है बेटा, है ना, जहाँ तक मुझे याद है कहानी क्या रहती है एजाइड आयन की, एजाइड होता है N3 माइनस, बना लो ना सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो आप, देखो बात सही है आपकी, बना लेते हैं, खाली जल्दीबाजी में गलत हो जाए। देखो N3 माइनस, N1 कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 5 3 15 15 और 1 16, N2 क्या होता है ऑक्टेट पूरा करने के बाद 8 3 24, N3 क्या होता है, N3 होता है N2 माइनस N1, 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8, N4 होता है N1 माइनस N3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मानो, ठीक है, करा लो मामला, N3 से कराओ पहले, तो ये आएगा सर, बराबर बराबर बांट दिए ना। अब ऑक्टेट पूरा कराओ, इसका तो पूरा है सर, 8 है, रहे 4, तो यहाँ पे क्या दे दिए 2 लोन पेयर। अब इन्होंने क्या किया होगा, हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना लिया होगा। आप तो फॉर्मल चार्ज निकालो सर, आप क्या निकालो फॉर्मल चार्ज, देखो इस पे कितना आएगा बेटा, इस वाले पे एक्चुअल में कितने होते हैं 5, स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6, -1 आ रहा है सर इस पे निकालो, इस पे निकालो 5, स्ट्रक्चर में 4 दिख रहे हैं, कितना आ रहा है +1 आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है +1, इस पे निकालो सर 5, स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं 6, कितना आ रहा है -1। एक माइनस चार्ज तो जो है वो अपना है ही आपका, है ना, किसी एक पे आज मान लो इस पे आ गया, आ रखा है, ठीक है, तो उसी से क्या लगा होगा H लगा होगा। इन प्लस माइनस का क्या मतलब है, इसका मतलब है इसने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो आप मान लो कि इस नाइट्रोजन में है ना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें क्या है 2 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मान लो फर्स्ट वाले में, और इसमें 2 से कम, तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन हो जाए, पता नहीं ऑप्शन ये गड़बड़ी लग रहे हैं कुछ, एक होता है 2 से ज़्यादा, एक 2 से कम, स्पेसिफाई नहीं कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व है बेटा, नज़र आ रहा है आपको कि नहीं बताओ, आपको सही नज़र आ रहा होगा, मेरे को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आपको सही दिख रहा होगा, इस तरीके का बैकग्राउंड बनाया गया था। कोई बात नहीं सर, आपको तो पता ही होगा यार, मुझे कैसे पता होगा, देखो ऑप्शन देखो, सबसे नीचे ए बी बॉन्ड आ रहा है, तो जो सबसे नीचे आता था उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अगर बॉन्ड स्टेबल होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टिफ होगा, स्टिफनेस का मतलब होता है मजबूती, तो सबसे स्टिफ बॉन्ड किसका होगा, ए और बी का होगा। सबसे स्टिफ बॉन्ड कौन सा होगा, ए बी वाला, क्योंकि उसमें क्या है पीक सबसे मतलब डिप जो है वो नीचे आ रहा है, बाकी सारे पढ़ लेना, रेलिवेंट नहीं है इस ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया डी। और देखो फिर, ठीक है, और तो नहीं है क्वेश्चन, और नहीं है यार, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए आखिरी क्वेश्चन तक, ऐसे ही हम भी बने रहेंगे आपके साथ, है ना, अपनी आखिरी सांस तो नहीं कहेंगे, बुढ़ापे में थोड़ी तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, अपनी आखिरी जब तक काम कर रहे हैं तब तक, ठीक है। तो चाहिए बेटा तब तक पढ़ाई करते रहो, अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या कर लिया हमने करा सर आज ऑक्टेट रूल, लुईस
ऑक्टेट टूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, PYQ भी उससे रिलेटेड कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तब तक पढ़ाई करते रहो।